आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे किसी कण का कोणीय संवेग। तो कोई पार्टिकल है उसके एंगुलर मोमेंटम के बारे में स्टडी करेंगे। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल यानी किसी कण का कोणीय संवेग। तो जाहिर सी बात है कि पीछे चैप्टर में हमने संवेग के बारे में पढ़ा था। तो संवेग बराबर था द्रव्यमान गुणे वेग, यानी मास इनटू लिनियर वेलोसिटी। वहां पर मास इनटू लिनियर वेलोसिटी था, तो यहाँ पर जो है वेग की जगह कोणीय वेग हो जाएगा, यानी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इसको देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि जैसे बल आघूर्ण रेखीय गति में बल का घूर्णी समतुल्य है, ठीक वैसे ही कोणीय संवेग रेखीय संवेग का घूर्णी समतुल्य है। कहने का मतलब यह है कि जैसे लिनियर डिस्प्लेसमेंट में कोई रेखीय गति हो रही हो तो उसमें जो लगता है उसे हम बल कहते हैं, और कोणीय गति हो तो उसी को बल आघूर्ण कह देते हैं। कि मतलब वो बल जिसकी वजह से वस्तु घूमना प्रारंभ कर सकती है या कर देती है। तो उसी प्रकार से रेखीय संवेग जो है उसी का समतुल्य है कोणीय संवेग। बस फर्क कितना है कि इसमें घूर्णन उत्पन्न हो जाए, यानी रोटेशन उत्पन्न हो जाए, तो उसी को हम कोणीय संवेग कहेंगे। पहले हम एकल कण के यानी सिंगल पार्टिकल के विशिष्ट मामले में कोणीय संवेग को परिभाषित करेंगे और एकल कण की गति के संदर्भ में इसकी उपयोगिता देखेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि एक सिंगल पार्टिकल लेंगे और उसके बारे में एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग को डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे। कह रहा है तब कोणीय संवेग की परिभाषा को दृढ़ पिंडों सहित कणों के निकायों के लिए लागू करेंगे। तो पहले एक कण के लिए हम समझेंगे, फिर उसके बाद इसको रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंडों में लागू करेंगे और बहुत सारे कणों के झुंड यानी निकाय में लागू करेंगे। निकाय का मतलब समझ लीजिए झुंड, बहुत सारे कणों का झुंड, तो वो निकाय हो जाएगा। तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क की तरह ही कोणीय संवेग भी एक सदिश गुणन है। तो जैसे बल आघूर्ण यानी टॉर्क हमारा वेक्टर एडिशन था या मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, उसी प्रकार से कोणीय संवेग भी सदिश गुणन है यानी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, यानी कहने का मतलब सदिश है। इसको हम रेखीय संवेग का आघूर्ण कह सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे हमने बताया था कि रेखीय संवेग और कोणीय संवेग में कोई अंतर नहीं, बस फर्क इतना है कि वो घूर्णन उत्पन्न कर दे। तो इसीलिए कह रहा है कि इसको हम रेखीय संवेग का आघूर्ण कह सकते हैं। जैसे बल रेखीय गति में है और जब घूर्णन उत्पन्न कर दे तो बल आघूर्ण कहते हैं, उसी प्रकार से रेखीय संवेग है उसमें घूर्णन उत्पन्न हो जाए यानी रेखीय संवेग घूमना शुरू कर दे तो रेखीय संवेग का आघूर्ण या रोटेशन कह सकते हैं। इस नाम से कोणीय संवेग की परिभाषा का अनुमान लगाया जा सकता है। द्रव्यमान m और रेखीय संवेग p यानी लिनियर मोमेंटम p का एक कण लीजिए, मूल बिंदु यानी ओरिजिन O के सापेक्ष जिसका स्थित सदिश कैपिटल R हो, मतलब R हो मोटे अक्षर में, सदिश को मोटे अक्षर में लिखते हैं, तब मूल बिंदु O के सापेक्ष इस कण का कोणीय संवेग L निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हमने एक पार्टिकल लिया है जिसका मास m है, लिनियर मोमेंटम p है और उसका पोजीशन वेक्टर यानी स्थित सदिश r है
और कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम L है, तो L को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। तो L को कैसे लिखेंगे? L इक्वल टू R क्रॉस P। ध्यान दीजिए, P क्रॉस R नहीं लिख सकते, क्योंकि तब दिशा उल्टा होगी तो माइनस साइन लगेगा। तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, सदिश गुणनफल, इसको उल्टा नहीं लिख सकते। कोणीय संवेग सदिश की परिमाण है। तो अब ये एंगुलर मोमेंटम का अगर परिमाण यानी मैग्नीट्यूड देखें तो अब इसी को पतले में लिख देंगे, तो L इक्वल टू आर पी, और ये एंगल के लिए साइन थीटा लिख दिया, तो L इक्वल टू आर पी साइन थीटा हो जाएगा। जहाँ स्मॉल मतलब पतले अक्षर में P सदिश P का परिमाण है तथा थीटा R एवं P के बीच का लघु कोण है। ध्यान दीजिए, लघु कोण यानी न्यून कोण है, मतलब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। ध्यान देना है, 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी तो घूमेगा, उसकी दिशा बदल जाएगी घूमने की, इसलिए लघु कोण है। ध्यान दीजिए, जो भी दिया जाएगा उसमें हम न्यून कोण लेंगे, लघु कोण लेंगे, इस बात को ध्यान देना है। अगर इसमें जरा भी आप अंतर करेंगे तो मामला फिर आपका बिगड़ जाएगा। देखिए कह रहा है देखिए इंग्लिश वाली बुक में नहीं लिखा है, लघु शब्द नहीं इस्तेमाल किया, उसने बताया है कि यहाँ पर देखिए थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड पी, लेकिन न्यून कोण ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आर और पी के बीच जो कोण है वही हमारा थीटा है, यानी पोजीशन वेक्टर और लिनियर मोमेंटम के बीच जितना कोण है वो थीटा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये जिनका गुणा किया गया है इन्हीं के बीच का एक कोण है, ज्यादा दिमाग और कुछ नहीं लगाना। आगे कह रहा है कि इस समीकरण को हम लिख सकते हैं L इक्वल टू आर पी परपेंडिकुलर, या कोण मतलब 90 डिग्री, या R 90 डिग्री है P के। तो कहने का मतलब ये है कि R और P के बीच 90 डिग्री का एंगल रहेगा, जो आपस में यानी एक्स वाई जेड एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो R और P के बीच भी 90 डिग्री होगा, यानी एक एक्स एक्सिस में होगा तो एक वाई में, अगर एक वाई में होगा तो एक जेड में, एक जेड में होगा तो एक एक्स या वाई, कहीं भी मतलब 90 डिग्री रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि L इक्वल टू आर पी परपेंडिकुलर। ये जब इस तरह का चिन्ह बनाया जाता है तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री है। तो या तो पोजीशन वेक्टर R के 90 डिग्री पर लिनियर मोमेंटम है यानी संवेग है, या पोजीशन वेक्टर 90 डिग्री पर है संवेग के, दो में से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए आगे कह रहा है जहां R परपेंडिकुलर इक्वल टू R साइन थीटा सदिश P की दिशा रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये जो R साइन थीटा है हमारी, ये R परपेंडिकुलर कहें या R साइन थीटा कहें, सदिश P की दिशा रेखा की मूल बिंदु से, सदिश P की दिशा रेखा की मूल बिंदु से लंबवत दूरी है, ठीक ना। और इसी प्रकार अगर P परपेंडिकुलर लिखें या P साइन थीटा, तब कहेंगे R की लंबवत दिशा में P का अवयव है, तो R की लंबवत दिशा में P का कंपोनेंट है। ध्यान दीजिए R और P लंबवत है, इस बात को ध्यान रखना है। जब या तो रेखीय संवेग शून्य हो यानी P बराबर 0, या कण मूल बिंदु पर हो, जब मूल बिंदु पर होगा तो R बराबर 0 होगा, या फिर P की दिशा रेखा मूल बिंदु से गुजरती हो तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा, मूल बिंदु से गुजरेगी, या अगर अपोजिट दिशा में होगी तो 180 डिग्री हो जाएगा। तब हम अपेक्षा कर सकते हैं कि कोणीय संवेग 0 होगा। जाहिर सी बात है कि रेखीय संवेग P बराबर 0 होगा, तो यहाँ रखेंगे 0 तो L की वैल्यू 0 आ जाएगी, या
मूल बिंदु पर पार्टिकल होगा तो पोजीशन यानी सदिश, स्थित सदिश 0 हो जाएगा, क्योंकि मूल बिंदु पर r 0 होगा, तो इसलिए फिर ये 0 हो जाएगा। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि r और p के बीच का कोण 0 हो, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तब 0 हो जाएगा। या r और p के बीच का कोण 180 डिग्री हो, तब भी वैल्यू 0 होती है, थीटा साइन 180 की, तब भी l की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है और अच्छे से समझ करके आगे बढ़ना। अब देखिए आगे कह रहा है कि भौतिक राशियों यानी फिजिकल क्वांटिटी बल, आघूर्ण एवं कोणीय संवेग में एक महत्वपूर्ण पारस्परिक संबंध है। यह संबंध भी बल एवं रेखीय संवेग के बीच के संबंध का घूर्णी समतुल्य है। यानी इसमें भी जो रेखीय है उसमें अगर घूर्णन उत्पन्न हो जाए तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो एकल कण के संदर्भ में हम संबंध व्युत्पन्न करने के लिए हम L = R क्रॉस P को समय के आधार पर अवकलित करते हैं। तो अब किसी सिंगल पार्टिकल में अगर L = R क्रॉस P को समय से डिफरेंशिएट कर दिया जाए या अवकलित कर दिया जाए तो आगे क्या स्थिति बनेगी उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए dl/dt = dr क्रॉस p/dt, या पूरे को डिफरेंशिएट कर दिया गया। तो दाईं ओर के व्यंजक पर गुणन के अवकलन का नियम लागू करें। तो मल्टीप्लिकेशन वाला डिफरेंशिएशन ला अगर इसमें लागू करेंगे तो d/dt r क्रॉस p = dr/dt क्रॉस p, ये इसके साथ जाएगा, प्लस यहाँ पर अब r के लिए हो जाएगा, p के लिए ऐसे लिखेंगे और प्लस r के लिए ऐसे लिख देंगे, r क्रॉस dp/dt। तो कुल मिला के जो होता है उसमें उसके अलग वाले का दूसरे वाले का dr/dt लिखते हैं। तो p के साथ लिखेंगे तो dr/dt लिखेंगे और r के साथ लिखेंगे तो dp/dt लिखेंगे। अलग वाला लिखते हैं, r के लिए अगर r के साथ dr/dt लिखेंगे तो गुणे p लिखेंगे और p के साथ dp/dt लिखेंगे तो क्रॉस r लिखेंगे। बस एक चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पर देखिए dr/dt और ये p बाद में है तो क्रॉस p लिखा गया, और जब इसमें लिखेंगे तो r देखिए पहले है तो पहले r लिखा गया है, क्रॉस dp/dt। अब कण का वेग v = dr/dt, चूंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो dr/dt लिखा गया है, एवं p = mv, चूंकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो ये लिखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, dr/dt क्रॉस p = dr/dt की जगह यहाँ v हो जाएगा, तो v लिख दिया इनटू dp/dt, तो p = mv होता है। तो यहाँ पर देखिए क्रॉस करके mv लिख दिया। तो इसको फिर समझिए कैसे लिखा गया, तो dr/dt, ये dr/dt क्रॉस p लिखा गया, इसको अलग कर दिया गया, इसको अलग, इक्वल टू यहाँ dr/dt की वैल्यू v है तो v लिख दिया गया, क्रॉस p = mv है तो mv लिख दिया गया, इक्वल टू 0। 0 क्यों हो गया इसको समझिए, क्योंकि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल 0 होता है। तो सदिश गुणनफल चूंकि 0 होता है इसलिए पूरा 0 हो गया। अगर दो सदिश आपस में समांतर हो तो समांतर होंगे तो अगर एक ही दिशा में है तो एंगल थीटा 0 होगा, और अगर विपरीत दिशा में है तो एंगल थीटा 180 डिग्री होगा। तो दोनों के बारे में ऊपर पढ़ा है कि दोनों कंडीशन में वैल्यू 0 होगी। तो समांतर सदिशों के लिए यहाँ पर वैल्यू देखिए 0 हो गई। तो यहाँ पर देखिए जो dr/dt इंटू क्रॉस p है, तो ये dr/dt क्रॉस p इतने को उठा लिया गया, इसको नहीं चेंज किया गया, ये वैल्यू ये नहीं है, इतना है। तो इतने को जब लिखेंगे तो dr/dt क्रॉस p, तो dr/dt की जगह डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो ये इलास्टिक बराबर होगा तो v लिख दिया,
P इक्वल टू mv के बराबर होते तो लिख दिया, बराबर 0 कर दिया क्योंकि पैरेलल वेक्टर है। तथा चूंकि dp अपान dt इक्वल टू f, dp अपान dt इक्वल टू f कैसे होगा इसको समझें। तो अगर इसको हम बारीकी से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए P की जगह mv लिखेंगे, mv अपान ये d हटा दीजिए और t लिखेंगे नीचे, तो हम इसको लिख सकते हैं m इंटू वी अपान टी। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो डेल्टा वी अपान डेल्टा टी एक्सीलरेशन होता है, तो यहाँ पर m इंटू ए हो जाएगा और f बराबर होता है m इंटू ए, तो f लिख देंगे, इसलिए यहाँ पर f लिखा गया। तो ये बात हमको समझ में आ गई। आप देखें नीचे क्या कह रहा है कि r क्रॉस dp अपान dt, तो dp अपान dt हमारा f होता है, तो r क्रॉस f हो जाएगा। तो r क्रॉस f बराबर बल आघूर्ण या टॉर्क होता है, तो टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए r क्रॉस f इक्वल टू टाउ हो गया। आता है d अपान डी टी आर क्रॉस p इक्वल टू टाउ हो जाएगा, क्योंकि यही चीज यहाँ पर उठा कर रख दी गई, ये वाली। तो ये इतना तो देखिए 0 हो गया था, हमने निकाला, बचा इतना, तो r क्रॉस dp अपान dt, तो dp अपान dt की जगह f हो गया, तो ये r क्रॉस f हो गया, तो ये टाउ आ गया। जब ये टाउ हो गया तो dp अपान dt r क्रॉस p इक्वल टू टाउ हो गया। ये वही चीज ये लिखी है, तो ये वाला भी टाउ के बराबर हो जाएगा, यानी dl अपान dt इक्वल टू टाउ हो जाएगा। कहने का मतलब ये है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू बल आघूर्ण, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बराबर बल आघूर्ण। जैसे रेट इन चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एक्सीलरेशन, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो कोणीय संवेग परिवर्तन की दर बराबर हो जाएगी बल आघूर्ण के। ठीक ना, तो ये चीज निकल करके आ गई। अब देखिए आगे कह रहा है अतएव किसी कण के कोणीय संवेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर इस पर प्रभावी बलाघूर्ण के बराबर होती है। वही चीज निकल के आ गई। यह समीकरण या बराबर dp अपान dt जो एकल कण यानी सिंगल पार्टिकल की स्थानांतरीय गति के लिए यानी ट्रांसलेशनल मोशन के लिए न्यूटन के द्वितीय नियम को व्यक्त करता है का घूर्णी समतुल्य है। तो जो दूसरा नियम था बल बराबर m a, F बराबर m a, न्यूटन का द्वितीय समीकरण था, तो यहाँ पर उसी प्रकार है, केवल घूर्णन है। तो बल की जगह चूंकि बल आघूर्ण है यानी बल का घूर्णन, तो इसीलिए कह रहा है कि न्यूटन के द्वितीय नियम के घूर्णी समतुल्य है, यानी रोटेशनल इक्विवेलेंट कह सकते हैं, रोटेशनल इक्विवेलेंट। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। अब आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे आ जाता है कणों के निकाय का बलाघूर्ण एवं कोणीय संवेग। अभी तक हमने एक कण के बारे में बात की, सिंगल पार्टिकल के बारे में। अब हम बात करेंगे बहुत सारे पार्टिकल का एक झुंड यानी सिस्टम। तो टार्क एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी बहुत सारे पार्टिकल के झुंड या निकाय के बारे में। तो कणों के किसी निकाय का किसी दिए गए बिंदु के परितः मूल कुल कोणीय संवेग ज्ञात करने के लिए हमें एकल कणों के कोणीय संवेग के सदिश योग की गणना करनी होगी, अतः n कणों के निकाय के लिए। तो अभी हमने एक कण के लिए कोणीय संवेग या एंगुलर मोमेंटम निकाला, और अगर बहुत सारे कणों का झुंड हो, सिस्टम हो, तो हम सारे कणों का लीनियर एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे
और उनका वेक्टर एडिशन कर देंगे, सदिश योग कर देंगे। क्योंकि सदिश राशि है इसलिए सदिश के हिसाब से जोड़ देंगे तो हमारा पूरे सिस्टम का कोणीय संवेग या बलागुण यानी एंगुलर मोमेंटम या टार्क निकल आएगा। इस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है अगर बहुत सारे कण हैं तो उन सारे को वेक्टर एडिशन कर देंगे तो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट डॉट Ln तक जितने भी होंगे सबका इक्वल टू यहाँ पर समेशन ऑफ, जिसको संकलन कहते हैं, समाकलन या संकलन। तो यहाँ पर एडिशन कह सकते हैं अंग्रेजी में। तो संकलन हो जाएगा तो I बराबर 1 से n तक, मतलब जहाँ से शुरुआत हुई वहाँ से n तक, मतलब इनिशियल से फाइनल तक। तो L I यहाँ पर इनिशियल। तो आईवें कण का कोणीय संवेग होगा। तो आईवें कण के लिए जो I कण है, I पार्टिकल है, तो इसके लिए क्या होगा, तो सब जगह I लिख देंगे। तो Li इक्वल टू RI क्रॉस PI, जैसे यहाँ निकालते थे। तो आईवा कण है अगर तो उसके लिए Li इक्वल टू यानी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ आईवे कण का पोजीशन वेक्टर इनटू आईवे कण का लीनियर मोमेंटम। जहां RI दिए गए मूल बिंदु के सापेक्ष आईवे कण का स्थित सदिश है और P इक्वल टू MIVI उस कण का रेखीय संवेग है। तो P की जगह अगर हम द्रव्यमान गुणे वेग लिखें तो ये भी आईवे कण के लिए होगा। तो कण का द्रव्यमान MI एवं वेग VI है। तो कणों के निकाय के कुल कोणीय संवेग को हम निम्नवत लिख सकते हैं। तो L इक्वल टू समेशन ऑफ या एडिशन ऑफ Li इक्वल टू, मतलब एक साथ इकट्ठा करना, तो एडिशन ऑफ ये I तो RI क्रॉस PI हो जाएगा। तो कह रहा है कि यह समीकरण 6.25a में दी गई एकाकी कण यानी सिंगल पार्टिकल के संवेग की परिभाषा का कणों के निकाय के लिए किया गया व्यापकीकरण है, यानी बृहद रूप है। जैसे एक कण था तो ये चिन्ह लगा दिया गया, इसका मतलब सारे कण आपस में एक साथ लिए गए हैं, तो ये उसी का व्यापकीकरण हो गया यानी बृहद रूप हो गया। तो समीकरणों 6.23 और 6.25b का उपयोग करें तो क्या होगा, तो dl अपान dt, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो dl अपान dt इक्वल टू d अपान dt एडिशन ऑफ Li इक्वल टू, यहाँ पर भी उसी तरह हो जाएगा I और dli अपान dt हो जाएगा आईवें कण के लिए। तो यहाँ पर चूंकि dli अपान dt, dl अपान dt टार्क के बराबर था, ये हमने पढ़ा था। तो I भर केवल लगा देंगे तो फिर I के आईवें कण के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर I लगा दिया तो यहाँ भी टार्क के साथ I लगा दिया क्योंकि आईवें कण के लिए, जहाँ टाउ I आईवें कण का प्रभावी बलागुण यानी टार्क है। तो टाउ I इक्वल टू RI क्रॉस FI। तो आईवें कण पर लगने वाला बल FI इस पर लगने वाले सभी बाह्य बलों FI एक्सटर्नल एवं निकाय के दूसरे कणों द्वारा इस कण पर लगने वाले आंतरिक बलों FI इंटरनल का सदिश योग है। तो ये जो आईवा कण है इस पर टार्क की बात करें तो जितने बाह्य बल लग रहे हैं यानी एक्सटर्नल फोर्स और जितने आंतरिक बल लग रहे हैं यानी इंटरनल फोर्स, उन सब का सदिश योग यहाँ पर हम लोग लेंगे। इसलिए हम कुल बलागुण में बाह्य एवं आंतरिक बलों के योगदान को अलग अलग कर सकते हैं। तो बाह्य और आंतरिक जो बल हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं और इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टार्क इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल प्लस टाउ इंटरनल हो जाएगा, यानी बाह्य बल आघूर्ण प्लस आंतरिक बल आघूर्ण। बाहरी बलों के कारण जो बलागुण होगा और आंतरिक बलों के कारण बलागुण, तो टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर टाउ एक्सटर्नल लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा
टाउ एक्सटर्नल इक्वल टू समेशन ऑफ आई वे कण का पूरा समेशन पोजीशन वेक्टर ऑफ आई वे कण का आर आई इंटू एफ आई एक्सटर्नल हो जाएगा। और इंटरनल अगर निकालेंगे तो टाउ इंटरनल इक्वल टू समेशन ऑफ आई आर आई वे कण का पोजीशन वेक्टर इंटू आई वे कण पर लगने वाला आंतरिक बल। हम न सिर्फ न्यूटन के गति का तृतीय नियम यानी यह तथ्य कि निकाय के किन्हीं दो कणों के बीच लगने वाले बल बराबर होते हैं और विपरीत दिशा में लगते हैं, बल्कि यह भी मानकर चलेंगे कि ये बल दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। तो देखिए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, एक्शन रिएक्शन का नियम है। उसमें दो बल एक दूसरे के अपोजिट दिशा में लगते हैं। तो जब अपोजिट दिशा में लगेंगे और बराबर होंगे तो अपोजिट का मतलब एक ही रेखा पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। तो वही कह रहा है कि दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश दोनों बल लगेंगे। इस स्थिति में आंतरिक बलों का निकाय के कुल बल आघूर्ण में योगदान शून्य होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंटरनल फोर्स है, आंतरिक बल है, जब एक दूसरे के बराबर और विपरीत बल लगाएंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब आंतरिक बल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया युग्म का परिणामी बलाघूर्ण शून्य है। तो जितने भी एक्शन रिएक्शन है उनसे रोटेशन वाला टार्क 0 होता है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत होते हैं और एंगल 180 डिग्री होता है, इसलिए 0 हो जाता है। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है। अतः टाउ इंटरनल इक्वल टू 0 और इसलिए टाउ इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। तो ध्यान दीजिए कि टाउ इंटरनल 0 है तो जायज बात है कि केवल टाउ एक्सटर्नल बचा, यानी बाह्य बल के द्वारा जो बलाघूर्ण होगा वही केवल उत्पन्न होगा। ऐसा हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, जब पढ़ रहे थे संवेग, तो उसमें विस्फोट हो रहा था तो आंतरिक बलों की वैल्यू को हम लोग 0 मान रहे थे। चूंकि टाउ इक्वल टू समेशन ऑफ टाउ आई समीकरण 6.28 से निष्कर्ष निकलता है कि dl अपॉन dt इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल। तो ये निकल करके सामने आया कि dl अपॉन dt यानी कोणीय संवेग परिवर्तन की दर इक्वल टू बाह्य बलाघूर्ण। आंतरिक वाला खत्म, केवल बाह्य बलाघूर्ण। तो ये निष्कर्ष निकल के आया और इसको अच्छे से आप लोग समझ लिए हैं और अब आगे देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो कह रहा जाता है कणों के किसी निकाय के कुल कोणीय संवेग में समय के अनुसार होने वाले परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बलाघूर्ण, आंतरिक नहीं, यानी बाह्य बलों के आघूर्ण यानी बाह्य बल जो घूर्णन उत्पन्न कर दे के सदिश योग के बराबर होती। ध्यान रहे कि जिस बिंदु यहाँ हमारे संदर्भ फ्रेम का मूल बिंदु, जो मूल बिंदु ले रहे हैं, जो भी ग्राफ बनाएंगे वो मतलब है कि परितः कुल कोणीय संवेग लिया जाता है, उसी के परितः बाह्य बलाघूर्णों की गणना की जाती है। समीकरण 6.28b कणों के निकाय के व्यापकीकृत कण की समीकरण 6.27 ही है। तो ये जो 6.28 है बी, ये 6.27 जो यहाँ पीछे हम लोगों ने निकाला था ये वाला, इसी का व्यापक रूप है एक तरह से। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यह भी ध्यान देने की बात है कि एक कण के मामले में आंतरिक बलों या आंतरिक बल आघूर्णों का कोई अस्तित्व नहीं होता है। एक कण के मामले में आंतरिक बलों या आंतरिक बल आघूर्णों का कोई अस्तित्व नहीं होता। कहने का मतलब आंतरिक शब्द से नफरत है, आंतरिक का कोई मतलब नहीं होता, चाहे वो बल हो चाहे बलाघूर्ण हो। निम्नलिखित समीकरण 6.17 का घूर्णी समतुल्य है dp अपॉन dt इक्वल टू एफ एक्सटर्नल। ये पीछे यही चीज हम पढ़े थे इसके पहले। तो ध्यान दें कि समीकरण 6.17 की तरह ही समीकरण 6.28b भी कणों के सभी निकायों के लिए लागू होती है, चाहे वो पिंड दृढ़ हो या विभिन्न प्रकार की गतियों से युक्त पृथक पृथक कणों का
निकाय हो। तो रिजिड बॉडी यानी सारे कण एकदम आपस में सटे हुए हैं और उसको हम पूरे को एक कण मान लेते हैं दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी। और अगर कणों का निकाय है तो मतलब सब कण अलग अलग हैं झुंड में, और उस सिस्टम को हम एक बॉडी मान लेते हैं। अब आगे आ जाता है कोणीय संवेग का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो अब इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।